हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको सिलोगिज्म चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। ये एक रीजनिंग का चैप्टर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो भी एग्ज़ाम्स में रीजनिंग सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं उन एग्ज़ाम्स में ये चैप्टर ज़रूर ही पूछा जाता है। सिलोगिज्म चैप्टर, चाहे वो बैंकिंग हो या एसएससी हो या यूपीएससी सीसैट हो, और भी एग्ज़ाम्स, रेलवे के एग्ज़ाम्स में सिलोगिज्म चैप्टर से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर के बारे में मैं आपको डिटेल में आज पढ़ाऊँगा। एक्चुअली 3 क्लासेस मैं लूँगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि थोड़ा बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो आज हम बेसिक से शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिलोगिज्म का मीनिंग क्या है। सिलोगिज्म जो है सिलॉग वर्ड से डेराइव हुआ है। सिलॉग एक ग्रीक वर्ड है। ये सिलॉग ग्रीक वर्ड का मतलब होता है लॉजिक। ठीक है, तो हमें यहाँ बेसिकली लॉजिकली कंक्लूजन्स को ड्रॉ करना है, यानी कि निष्कर्ष निकालने हैं रैशनल तरीके से, लॉजिकल तरीके से। ठीक है, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं आपको बताऊंगा, साथ में शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताऊंगा। ठीक है, बट सबसे पहले मैं फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस बताना चाहता हूँ आपको कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर में। तो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चंस। जैसा कि बच्चों आप देख सकते हैं कि 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो एग्ज़ाम में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। जनरली 2, 3, 4 स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं और उन स्टेटमेंट्स के बेसिस पे कुछ कंक्लूजन्स दिए जाते हैं। ठीक है, हमें ये बताना है कि वो कंक्लूजन सही है या गलत है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं, कुछ ट्रिक्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे हम ये पता कर सकते हैं कि ये कंक्लूजन सही है या गलत है। ठीक है, वो सारे कॉन्सेप्ट्स, वो सारे ट्रिक्स हम समझेंगे। फॉर एग्जांपल, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, 2 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें 2 कंक्लूजन दिए जाएंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और 2 कंक्लूजन्स दिए गए हैं। हमें ये बताना है एग्जाम में कि ये कंक्लूजन सही है या गलत। स्टेटमेंट एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, कंक्लूजन भी एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो हमें बताना है ये जो कंक्लूजन्स डेराइव हुए हैं इन स्टेटमेंट्स से के बेसिस पे, इन स्टेटमेंट से जो डेराइव हुए हैं ये कंक्लूजन्स, ये सही है या गलत हैं। ठीक है, यही है सिलोगिज्म चैप्टर, ये फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन है। तो ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। हमने देख लिया कि क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं सिलोगिज्म में। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्चुअल सिलोगिज्म चैप्टर से। ठीक है, तो जैसा कि हम बच्चों देख सकते हैं कि सिलोगिज्म चैप्टर में स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट का मतलब कथन जो दिया हुआ है, ये ऑल ए इज बी या ऑल बी इज सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलोगिज्म चैप्टर का बेडरॉक है स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट से ही सिलोगिज्म चैप्टर शुरुआत होता है और स्टेटमेंट के ही बेसिस पे सिलोगिज्म चैप्टर खत्म होता है। मतलब पूरा सिलोगिज्म चैप्टर ही बेस्ड है स्टेटमेंट्स पे। तो हमें ये समझना होगा पहले कि स्टेटमेंट होता क्या है। हमने तरह तरह के स्टेटमेंट पढ़े होंगे, इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा, लिटरेचर में पढ़ा होगा स्टेटमेंट, लेकिन सिलोगिज्म चैप्टर का स्टेटमेंट डिफरेंट है थोड़ा। कैसे डिफरेंट है मैं बताता हूँ आपको। मैंने 4 स्टेटमेंट लिखे हैं बोर्ड पे। ऑल ए इज बी, ऑल बी इज सी, ऑल कैट्स आर डॉग्स एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल ब्लैक आर रेन्स। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट होता है सिलोगिज्म चैप्टर में, ये मीनिंगफुल भी हो सकता है, मीनिंगलेस भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो 3rd स्टेटमेंट है,
ऑल कैट्स आर डॉग्स, ये एक मीनिंगलेस स्टेटमेंट है, ठीक है। तो हमें इसमें नहीं जाना है कि स्टेटमेंट मीनिंगफुल है या मीनिंगलेस है, इसमें हमें नहीं जाना है। जो भी स्टेटमेंट दिया गया है हमें उसे जो सिलोगिज्म के रूल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स है, उसके बेसिस पे जज करना है ये स्टेटमेंट से कंक्लूजन डिराइव हो सकता है या नहीं हो सकता है, मीनिंगफुल है स्टेटमेंट या मीनिंगलेस है, इसमें हमको नहीं जाना है। अब हम देखेंगे कि स्टेटमेंट के क्या पार्ट्स होते हैं और क्या होता है स्टेटमेंट। तो हम एक सिंगल स्टेटमेंट को लेंगे, फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट 1 ऑल ए इज बी। तो इसके दो पार्ट होते हैं स्टेटमेंट के। पहला पार्ट होता है सब्जेक्ट, दूसरा पार्ट होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो जिसके बारे में कुछ बोला जा रहा है, ऑब्जेक्ट वो जो उसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ सब्जेक्ट ए है, यहाँ सब्जेक्ट ए है, यहाँ ऑब्जेक्ट बी है इस स्टेटमेंट में। उसी तरह से इस स्टेटमेंट में सब्जेक्ट ब्लैक है और ऑब्जेक्ट जो है वो रेंस है। स्टेटमेंट 3 में सब्जेक्ट कैट है और स्टेटमेंट और ऑब्जेक्ट डॉग्स है। स्टेटमेंट 2 में सब्जेक्ट बी है और ऑब्जेक्ट जो है वो सी है, ठीक है। तो हम देख लिए कि स्टेटमेंट के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जिसके बारे में कुछ बोला जा रहा है, ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है, ठीक है। सिलोगिज्म में कितने तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं? सिलोगिज्म में 4 तरह के स्टेटमेंट होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स आर देयर इन सिलोगिज्म। 4 तरह के कथन होते हैं सिलोगिज्म में। कौन से 4 तरह के कथन होते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने 4 तरह के स्टेटमेंट लिखे हैं बोर्ड पे। ये 4 तरह के स्टेटमेंट होते हैं सिलोगिज्म में, इनके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। ये पहला जो स्टेटमेंट है ऑल ए इज बी, ये है यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट या पॉजिटिव यूनिवर्सल स्टेटमेंट। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव यूनिवर्सल स्टेटमेंट। पॉजिटिव मतलब ये ए को इंक्लूड कर रहा है पूरी तरीके से, इसलिए ये पॉजिटिव है। यूनिवर्सल है, पॉजिटिव इसलिए क्योंकि ये कुछ नेगेटिव नहीं बोल रहा है, ये एक्सक्लूड नहीं कर रहा है, कुछ नेगेटिव नहीं बोल रहा है ए के बारे में, इसीलिए ये पॉजिटिव यूनिवर्सल। यूनिवर्सल इसलिए क्योंकि ए को पूरी तरह से इंक्लूड कर रहा है, ऑल ए, मतलब ये ए को छोड़ नहीं रहा है, किसी भी पार्ट के ए के पार्ट को लीव आउट नहीं कर रहा है, छोड़ नहीं रहा है, ये पूरी तरह से ए को सब्जेक्ट को इंक्लूड कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिव यूनिवर्सल स्टेटमेंट और ए टाइप स्टेटमेंट, ठीक है। ये जो सेकंड टाइप का स्टेटमेंट है इसको बोलते हैं पॉजिटिव पर्टिकुलर स्टेटमेंट। पॉजिटिव ये है क्योंकि ये नो या नाइदर या नेवर शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, लीव आउट नहीं कर रहा है, ये पार्शली सब्जेक्ट को इंक्लूड कर रहा है। सम मतलब जो सब्जेक्ट है ए उसको पार्शली इंक्लूड कर रहा है, इसीलिए पॉजिटिव पर्टिकुलर स्टेटमेंट या आई टाइप स्टेटमेंट बोलते हैं इसको। पॉजिटिव पर्टिकुलर स्टेटमेंट या आई टाइप का स्टेटमेंट बोलते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है ए इसको पार्शली इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। सेकंड थर्ड स्टेटमेंट जो है हमारा, इसको हम बोलते हैं
नेगेटिव पर्टिकुलर स्टेटमेंट, क्योंकि ये नेगेटिव बोल रहा है, मतलब ये नॉट शब्द का इस्तेमाल किया, नेवर शब्द का इस्तेमाल होगा, नो शब्द का इस्तेमाल होगा, तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट होगा, क्योंकि ये एक्सक्लूड कर रहा है बी को। सम ए इज नॉट बी, मतलब सम ए को, कुछ ए को एक्सक्लूड किया जा रहा है इसमें। पर्टिकुलर इसलिए है क्योंकि सम का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए नेगेटिव पर्टिकुलर स्टेटमेंट है। इसको हम ओ टाइप का स्टेटमेंट भी बोलते हैं, नेगेटिव पर्टिकुलर स्टेटमेंट, यानी कि इन शॉर्ट ओ टाइप का स्टेटमेंट। फोर्थ जो स्टेटमेंट है ये है नो ए इज बी, इसको बोलते हैं नेगेटिव यूनिवर्सल स्टेटमेंट। नेगेटिव ये इसलिए क्योंकि नो, नाइदर, नेवर जब भी यूज होगा तो नेगेटिव स्टेटमेंट होगा। यहाँ नो शब्द का इस्तेमाल हुआ है इसीलिए, एक्सक्यूज मी, इसीलिए नेगेटिव स्टेटमेंट है। यूनिवर्सल इसलिए है कि ये कंप्लीटली ए को एक्सक्लूड कर रहा है, ए को ये पूरी तरह से एक्सक्लूड कर रहा है, इसीलिए ये नेगेटिव यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। यूनिवर्सल इसलिए है क्योंकि ए को पूरी तरह से एक्सक्लूड कर रहा है, कोई भी ए बी नहीं है। नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है, यानी कि ए को पूरी तरह से एक्सक्लूड कर रहा है, इसलिए ये यूनिवर्सल है। नेगेटिव इसलिए क्योंकि नो शब्द का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये नेगेटिव है। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव यूनिवर्सल स्टेटमेंट या ई टाइप का स्टेटमेंट। नेगेटिव यूनिवर्सल स्टेटमेंट या ई टाइप का स्टेटमेंट। तो बच्चों हमने देख ली 4 तरह के स्टेटमेंट होते हैं। पॉजिटिव यूनिवर्सल स्टेटमेंट, ठीक है, जो कंप्लीटली इंक्लूड करेगा सब्जेक्ट को। पॉजिटिव पर्टिकुलर स्टेटमेंट या आई टाइप का स्टेटमेंट जो कि पार्शियली इंक्लूड करेगा सब्जेक्ट को। नेगेटिव पर्टिकुलर स्टेटमेंट यानी कि जो पार्शियली एक्सक्लूड करेगा सब्जेक्ट को। नेगेटिव यूनिवर्सल स्टेटमेंट या ई टाइप का स्टेटमेंट जो कि कंप्लीटली एक्सक्लूड कर देगा सब्जेक्ट को। तो बच्चों ये 4 तरह के स्टेटमेंट होते हैं सिलोगिज्म चैप्टर में। इन्हीं 4 तरह के स्टेटमेंट पे हमको पूरा सिलोगिज्म चैप्टर पढ़ना है। इन्हीं 4 तरह के स्टेटमेंट में पूरा का पूरा सिलोगिज्म चैप्टर बेस्ड है। ये 4 तरह के स्टेटमेंट रिप्रेजेंट कैसे होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा बाय द मीन्स ऑफ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट होते हैं ये चारों स्टेटमेंट, ये चारों कथन, वो मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। ये है पॉजिटिव यूनिवर्सल स्टेटमेंट या ए टाइप का स्टेटमेंट। ये वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट होता है वो मैं बताता हूँ। ऑल ए इज बी, ए जो है कंप्लीटली बी के अंदर में है, यानी कि पूरा का पूरा ए वो बी है। कंप्लीटली बी के अंदर में ए है, इसका मतलब हुआ ऑल ए इज बी। तो ये पॉजिटिव यूनिवर्सल स्टेटमेंट या ए टाइप के स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये डायग्राम। एक और डायग्राम हम बना सकते हैं जो इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करे। इस डायग्राम में मैंने क्या किया है, इस डायग्राम में ए और बी दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब दोनों सर्कल का रेडियस, डायमीटर सब सेम है, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। जितना ए है उतना बी है, यानी कि ऑल ए इज बी या ऑल बी इज ए। तो इस स्टेटमेंट को इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑल ए इज बी। इस दोनों तरीके से इस स्टेटमेंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पॉजिटिव यूनिवर्सल स्टेटमेंट या ए टाइप के स्टेटमेंट को हम इन दोनों फिगर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं जो आई टाइप का स्टेटमेंट है, यानी कि पॉजिटिव पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम वो देखते हैं। ये सम ए इज बी, पॉजिटिव पर्टिकुलर स्टेटमेंट या आई टाइप का स्टेटमेंट, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सम ए इज बी,
यानी कि ये जो शेडेड पार्ट है सम ए, कुछ ए जो है वो बी है, सारा ए बी नहीं है। इसने ऐसा कुछ नहीं बोला है स्टेटमेंट में कि सारा ए बी है, इसने बोला है कुछ ए बी है। यानी कि जो शेडेड पार्ट है वो बी है, जो ए का और बी का जो कॉमन पार्ट है शेडेड पार्ट है उसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है इस स्टेटमेंट को। ये शेडेड पार्ट है ए का, वो बी है। सम ए इज बी, ये है पॉजिटिव पर्टिकुलर स्टेटमेंट का रिप्रेजेंटेशन, यानी कि आई टाइप के स्टेटमेंट का रिप्रेजेंटेशन। अब ई टाइप और ओ टाइप के स्टेटमेंट का क्या रिप्रेजेंटेशन है वो मैं आपको शो करता हूं। ये स्टेटमेंट है सम ए इज नॉट बी, ये है नेगेटिव पर्टिकुलर स्टेटमेंट, यानी कि ओ टाइप का स्टेटमेंट, यानी कि ओ टाइप का स्टेटमेंट। ये किस फिगर से रिप्रेजेंट होता है ये मैं आपको शो करना चाहता हूँ। ये इस फिगर से रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि कुछ पार्ट ए का वो बी नहीं है। सम ए इज नॉट बी, इस फिगर से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका हमें मतलब समझना है। ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनका हमें मतलब समझना है बाय द मीन्स ऑफ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के थ्रू इनका, इन कथन का, इन स्टेटमेंट्स का हमें मतलब समझना है, यानी कि कुछ ए बी नहीं है। ये रिप्रेजेंट हो रहा है इस डायग्राम से। अब हम आते हैं अपने फोर्थ स्टेटमेंट पे कि नो ए इज बी, यानी कि ई टाइप का स्टेटमेंट जो है। ये हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है, नो ए इज बी, नेगेटिव यूनिवर्सल स्टेटमेंट, ई टाइप का स्टेटमेंट। ये है, ये डायग्राम शो कर रहा है ये फोर्थ टाइप के स्टेटमेंट में, यानी कि नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है। जैसा हम डायग्राम में देख सकते हैं ए और बी आपस में टच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कोई ए बी नहीं या कोई बी ए नहीं है। तो इस स्टेटमेंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों हमने देखा कि चार तरह के स्टेटमेंट होते हैं, पॉजिटिव यूनिवर्सल स्टेटमेंट या ए टाइप का स्टेटमेंट, ऑल ए इज बी, पॉजिटिव पर्टिकुलर स्टेटमेंट या आई टाइप का स्टेटमेंट, सम ए इज बी, पॉजिटिव नेगेटिव पर्टिकुलर स्टेटमेंट या ओ टाइप का स्टेटमेंट, सम ए इज नॉट बी। और फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो है नेगेटिव यूनिवर्सल स्टेटमेंट, यानी कि नो ए इज बी। ये इसको ई टाइप का स्टेटमेंट को बोलते हैं। तो चार टाइप के स्टेटमेंट है हमारे पास, ए, आई, ई और ओ। इन्हीं चार टाइप के स्टेटमेंट में पूरा का पूरा सिलोगिज्म चैप्टर बेस्ड है। ए को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिनोट करते हैं सिंबल ए से। ए टाइप के स्टेटमेंट को, यानी कि पॉजिटिव यूनिवर्सल स्टेटमेंट को ए टाइप, ए सिंबल से डिनोट करते हैं। और क्या टर्म का यूज करते हैं, ऑल टर्म का यूज करते हैं, ऑल ए इज बी। आई को हम कैसे डिनोट करते हैं, आई टाइप के स्टेटमेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, सम ए इज बी, सम से डिनोट करते हैं या सम से समझते हैं उसको। ओ टाइप के स्टेटमेंट को हम कैसे समझते हैं, सम नॉट से, सम ए इज नॉट बी, सम नॉट से, ओ टाइप के स्टेटमेंट को। ई टाइप के स्टेटमेंट को हम कैसे समझते हैं, नो से, नाइदर से या नेवर से, नो ए इज बी, नेवर ए इज बी, इसको ऐसे हम समझते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स हैं जो कि ये चारों टाइप के स्टेटमेंट्स को दर्शाते हैं या डिनोट करते हैं। वो वर्ड्स के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है,
मैंने शॉर्टकट में लिखा है पॉजिटिव यूनिवर्सल स्टेटमेंट, यानी ए टाइप के स्टेटमेंट। तो और ऑल के अलावा और कौन से वर्ड्स हैं जो पॉजिटिव यूनिवर्सल स्टेटमेंट या ए टाइप के स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं? ऑल, एवरी, एवरीवन, ईच, 100%, यानी कि जो पूरी तरह से सब्जेक्ट को इंक्लूड कर रहा है। ऑल ए इज बी, ईच ए इज बी, 100% ऑफ ऑरेंजेस आर रेड। ठीक है, तो ये जो पूरी तरह से इंक्लूड कर रहा है जो वर्ड्स सब्जेक्ट को, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव यूनिवर्सल स्टेटमेंट में आता है वो। सो ऑल, एवरी, एवरीवन, ईच, 100%। सम के अलावा ये वर्ड्स हैं सम, जनरली, यूजुअली, 1 से लेकर 99% तक कोई भी परसेंटेज हो, 1 से लेकर 99% तक कोई भी परसेंटेज दिया हो, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है आई टाइप के स्टेटमेंट को। सम के अलावा ये वर्ड्स जो हैं जनरली, यूजुअली, 1 से लेकर 99% तक, ये भी रिप्रेजेंट करते हैं सम टाइप के स्टेटमेंट, यानी कुछ ए इज बी, सम ए इज बी, कुछ ए जो है वो बी है, सारे ए बी नहीं है, कुछ ए वो बी है, ऐसा बोला जा रहा है इन स्टेटमेंट के माध्यम से। ठीक है, ये वर्ड्स जो हैं सम नॉट, जनरली नॉट, यूजुअली नॉट, नॉट एवरीवन, 1 से लेके 99% तक, ये रिप्रेजेंट करते हैं सम नॉट को। ठीक है, नॉट ईच, ये सब वर्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं सम नॉट को, यानी कि सम ए इज नॉट बी या नॉट एवरी, नॉट ईच ए इज बी, ये रिप्रेजेंट करते हैं सम नॉट को, यानी कि ओ टाइप के स्टेटमेंट को, थर्ड टाइप के स्टेटमेंट को। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि और क्या वर्ड्स हैं जो ई टाइप के स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह के वर्ड्स जो हैं नो, नेवर, 0%, ये रिप्रेजेंट करते हैं ई टाइप के स्टेटमेंट को। ई टाइप के स्टेटमेंट को ये रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह के वर्ड्स नो, नेवर, 0%। ठीक है, नो के अलावा, ठीक है, नेवर, 0% रिप्रेजेंट करते हैं ई टाइप के स्टेटमेंट को। तो बच्चों हमने देख लिया कि 4 तरह के स्टेटमेंट होते हैं, ए, आई, ई और ओ। ए होता है पॉजिटिव यूनिवर्सल स्टेटमेंट, यानी कि ऑल ए इज बी, एवरी ए इज बी, ईच ए इज बी, 100% ए इज बी। ठीक है, ये होता है पॉजिटिव यूनिवर्सल स्टेटमेंट या ए टाइप का स्टेटमेंट।
सेकंड जो होता है वो होता है पॉजिटिव पर्टिकुलर स्टेटमेंट या आई टाइप का स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल सम ए इज बी, जनरली ए इज बी, यूजुअली ए इज बी, 10% ऑफ ए इज बी। ये होता है आई टाइप के स्टेटमेंट यानी कि पॉजिटिव पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो कि सब्जेक्ट को पार्शली इंक्लूड करता है। सम ए इज बी पार्शली इंक्लूड कर रहा है सब्जेक्ट को। थर्ड टाइप का स्टेटमेंट होता है बच्चों सम ए इज नॉट बी, जो कि सब्जेक्ट को पार्शली एक्सक्लूड करता है। जैसे सम ए इज नॉट बी, जनरली ए इज नॉट बी, यूजुअली ए इज नॉट बी, नॉट एवरी ए इज बी। ठीक है, ये है ओ टाइप का स्टेटमेंट यानी कि नेगेटिव पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो कि सब्जेक्ट को पार्शली एक्सक्लूड करता है। उसके बाद आते हैं बच्चे फोर्थ स्टेटमेंट यानी कि ई टाइप का स्टेटमेंट, नेगेटिव यूनिवर्सल स्टेटमेंट। नो ए इज बी, नो ए इज बी, नेवर ए इज नेवर बी, ये जो है कंप्लीटली ए को एक्सक्लूड कर देता है। 0% ए इज बी, ये कंप्लीटली ए को एक्सक्लूड कर देता है। ये है यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट या नेगेटिव यूनिवर्सल स्टेटमेंट या ई टाइप का स्टेटमेंट। तो चारों स्टेटमेंट के बारे में हमने पढ़ लिया बच्चों। ठीक है, अब स्टेटमेंट क्या होता है सिलोगिज्म में हमने ये भी समझ लिया है। स्टेटमेंट वो होता है जिसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जिसके बारे में कुछ बोला जा रहा है, ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बोल रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट मीनिंगफुल भी हो सकते हैं, मीनिंगलेस भी होते हैं। तो मीनिंगफुल है स्टेटमेंट कि मीनिंगलेस है, इसमें हमको नहीं जाना है। हमें बस ये देखना है कि जो कंक्लूजन डराइव हो रहा है उन स्टेटमेंट से, वो कंक्लूजन सही है या गलत है। वो कंक्लूजन जो कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको पढ़ाने जाऊंगा, जो ट्रिक समझाने जाऊंगा, उसके बेसिस पे ये हमें डराइव करना है कि वो कॉन्सेप्ट सही है या गलत है, वो सॉरी कंक्लूजन्स वो सही है या गलत है। ठीक है, तो कंक्लूजन्स के बारे में आपको कंक्लूजन कैसे डराइव करते हैं स्टेटमेंट से, इसके बारे में पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दो तरह के कंक्लूजन होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ कंक्लूजन्स आर देयर। तो बच्चों जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, दो तरह के कंक्लूजन होते हैं। पहला है डायरेक्ट कंक्लूजन, दूसरा है इनडायरेक्ट कंक्लूजन। दोनों कंक्लूजन का क्या मीनिंग होता है, क्या डिफरेंस होता है, मैं बताऊंगा आपको। डायरेक्ट कंक्लूजन वो होते हैं जो कि सिंगल स्टेटमेंट से डराइव होते हैं। एक्सक्यूज मी, वो कंक्लूजन जो सिंगल स्टेटमेंट से डराइव होते हैं उनको बोलते हैं हम डायरेक्ट कंक्लूजन्स। ठीक है, और वो कंक्लूजन्स जो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट से डराइव होते हैं उनको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट कंक्लूजन्स। ठीक है, तो पहले हम डायरेक्ट कंक्लूजन्स पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम इनडायरेक्ट कंक्लूजन्स पे जाएंगे। डायरेक्ट कंक्लूजन्स वो होते हैं जो सिंगल स्टेटमेंट से निकल के आते हैं, जो सिंगल स्टेटमेंट से निकलते हैं। यानी कि प्रत्यक्ष निष्कर्ष वो होते हैं जो सिंगल स्टेटमेंट एक कथन से बाहर निकल के आते हैं, और अप्रत्यक्ष निष्कर्ष यानी कि इनडायरेक्ट कंक्लूजन वो होते हैं दो या दो से ज़्यादा कथन से निकल के आते हैं। ठीक है, तो पहले मैं प्रत्यक्ष निष्कर्ष के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, डायरेक्ट कंक्लूजन के बारे में आपको पढ़ाऊंगा जो कि सिंगल स्टेटमेंट से निकल के आते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं बच्चों, ये ए टाइप का स्टेटमेंट है यानी कि पॉजिटिव यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। ऑल ए इज बी, ये सिंगल स्टेटमेंट है, ये एक अकेला कथन है। ठीक है, और इससे जो कंक्लूजन निकल के आएगा वो होगा डायरेक्ट कंक्लूजन। एक या एक से ज़्यादा भी कंक्लूजन हो सकते हैं। ठीक है,
जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एक सिंगल स्टेटमेंट लिखा है, ऑल ए इज बी, और दो कंक्लूजन है, सम ए इज बी, सम बी इज ए। तो सिंगल स्टेटमेंट से चाहे जितने मर्जी कंक्लूजन हम लोग लिख लें, सब वो डायरेक्ट कंक्लूजन कहे जाएंगे क्योंकि वो सिंगल स्टेटमेंट से निकल के आ रहे हैं। तो हमें ये टेस्ट करना है कि ये कंक्लूजन सही है या गलत है। ठीक है, तो ये कंक्लूजन सम ए इज बी और सम बी इज ए, ये सही है या गलत है, ये हमें टेस्ट करना है, ये डायरेक्ट कंक्लूजन्स। तो ये हम कैसे टेस्ट करेंगे? तो बच्चों, डायरेक्ट कंक्लूजन के केस में मैं आपको दो रूल बताने जा रहा हूँ। उन दो रूल को यूज़ करके हम ये डिसाइड करेंगे या हम ये जान पाएंगे कि ये कंक्लूजन जो है ये सही है या गलत है। तो वो दो रूल कौन से हैं बच्चों? पहला रूल है पॉजिटिव नेगेटिव रूल, ठीक है, और दूसरा रूल है 150 रूल। ठीक है, पहला रूल है पॉजिटिव नेगेटिव रूल और दूसरा रूल है 150 रूल। ठीक है, मैं दोनों रूल के बारे में आपको बताऊंगा बच्चों। पॉजिटिव नेगेटिव रूल ये कहता है कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसका कंक्लूजन सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही होगा, कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है। सिंपल सा रूल है। और स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो उसका कंक्लूजन सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही होगा, उसका कंक्लूजन कभी पॉजिटिव हो नहीं सकता है। अगर कथन जो है सकारात्मक है तो उसका निष्कर्ष जो है हमेशा सकारात्मक ही होगा, और अगर कथन नकारात्मक है तो उसका निष्कर्ष भी हमेशा नकारात्मक ही होगा। ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का कभी नेगेटिव कंक्लूजन हो नहीं सकता है, नेगेटिव स्टेटमेंट का कभी नेगेटिव कंक्लूजन, कभी पॉजिटिव कंक्लूजन हो नहीं सकता है। यानी कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट का कभी हम नेगेटिव कंक्लूजन देखें तो उसको आंख मूंद के काट देना है, गलत है वो। काट देना का मतलब वो गलत है। ठीक है, और उसी तरह से नेगेटिव स्टेटमेंट है और नेगेटिव स्टेटमेंट का कभी एग्जाम में, कभी क्वेश्चन में पॉजिटिव कंक्लूजन दे रखा है तो उसको आंख मूंद कर क्रॉस कर देना है, काट देना है, यानी कि वो गलत है। पॉजिटिव स्टेटमेंट का हमेशा पॉजिटिव कंक्लूजन होगा, नेगेटिव स्टेटमेंट का हमेशा नेगेटिव कंक्लूजन होगा। यही है पॉजिटिव नेगेटिव रूल। ठीक है, तो पहला रूल हमने पढ़ लिया, पॉजिटिव नेगेटिव रूल। सेकंड रूल क्या है? 150 रूल। 150 रूल 150 रूल समझने के लिए पहले मैं आपको चारों तरह के स्टेटमेंट देता हूं, और चारों तरह के स्टेटमेंट में हम 100 और 50 का वैल्यू असाइन करते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे। चारों तरह का स्टेटमेंट जो है, यानी कि ए टाइप का स्टेटमेंट, आई टाइप का स्टेटमेंट, ई टाइप का स्टेटमेंट और ओ टाइप का स्टेटमेंट, इन चारों स्टेटमेंट में हम वैल्यूज असाइन करते हैं। कौन से वैल्यूज? 100 और 50 के वैल्यूज। ठीक है, ये वैल्यू हम सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए असाइन कर रहे हैं, कोई मैथमेटिकल वैल्यू नहीं है। ठीक है, इनका कोई रेलिवेंस या कोई वैसा सिग्निफिकेंस नहीं है, ये बस वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने के लिए। तो 150 रूल क्या कहता है वो समझने से पहले मैं चारों तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं उसमें वैल्यू असाइन करूंगा 100 और 50 का। कैसे वैल्यू असाइन करते हैं वो मैं दिखा देता हूँ। ये चारों तरह के स्टेटमेंट है, इनमें मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को वैल्यू असाइन किया है 50 और 100 का। तो जैसे कि बच्चों हम देख रहे हैं ए टाइप के स्टेटमेंट पे, यानी कि पॉजिटिव यूनिवर्सल स्टेटमेंट में जो सब्जेक्ट है उसको हम 100 का वैल्यू असाइन करते हैं। इसको आपको याद कर जाना है, इसको आपको रट जाना है कि हम यही वैल्यू असाइन करते हैं ए आई ई ओ चारों स्टेटमेंट में। ए टाइप के स्टेटमेंट में सब्जेक्ट को हम 100 का वैल्यू असाइन करते हैं और ऑब्जेक्ट को हम 50 का वैल्यू असाइन करते हैं। आई टाइप के स्टेटमेंट में
यानी कि पॉजिटिव पर्टिकुलर स्टेटमेंट में हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को 50 का वैल्यू असाइन करते हैं। ओ टाइप के स्टेटमेंट में यानी कि नेगेटिव पर्टिकुलर स्टेटमेंट में हम सब्जेक्ट को 50 का वैल्यू असाइन करते हैं और ऑब्जेक्ट को हम 100 का वैल्यू असाइन करते हैं। ई टाइप के स्टेटमेंट में यानी कि नेगेटिव यूनिवर्सल स्टेटमेंट में हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को 100 का वैल्यू असाइन करते हैं। ये वैल्यू का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बस इतना ही सिग्निफिकेंस है कि हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करता है। ठीक है, कोई मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस नहीं है इन वैल्यूज का। ठीक है, तो ये जो चारों टाइप के स्टेटमेंट में हम 50 और 100 का वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ये आपको याद कर लेना है बच्चों, ये आपको रट लेना है। ठीक है, ए टाइप के स्टेटमेंट में सब्जेक्ट पे 100 का वैल्यू असाइन करेंगे, ऑब्जेक्ट पे 50 का वैल्यू असाइन करेंगे। आई टाइप के स्टेटमेंट में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों पे 50 का वैल्यू असाइन करेंगे। ओ टाइप के स्टेटमेंट में सब्जेक्ट पे 50 और ऑब्जेक्ट पे 100 का वैल्यू असाइन करेंगे। ई टाइप के स्टेटमेंट में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों पे हम 100 का वैल्यू असाइन करेंगे। ठीक है, इन जो वैल्यूज हमने असाइन किया है इसको कैसे यूज करना है ये मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये वैल्यूज को कैसे यूज करना है ये मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि जो हमने स्टेटमेंट लिया था पहले डायरेक्ट कंक्लूजन को समझने के लिए, ऑल ए इज बी। कंक्लूजन 1 है सम ए इज बी, कंक्लूजन 2 है सम बी इज ए। अब हम अपने 150 रूल के हिसाब से बोथ कंक्लूजन और स्टेटमेंट दोनों को वैल्यू असाइन करेंगे। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं ए टाइप के स्टेटमेंट में सब्जेक्ट पे वैल्यू होता है 100 और ऑब्जेक्ट पे वैल्यू होता है 50। कंक्लूजन 1 भी जो है आई टाइप का स्टेटमेंट है, कंक्लूजन 2 भी है आई टाइप का स्टेटमेंट है। तो आई टाइप के स्टेटमेंट में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों पे 50 का वैल्यू होता है। तो हमने वैल्यू सबको असाइन कर दिया, यानी कि हमें जो स्टेटमेंट दिया गया उसमें भी हमने वैल्यू असाइन कर दिया एज पर हमने 150 रूल, और जो हमें कंक्लूजन दिए गए हैं उनमें भी हमने वैल्यू असाइन कर दिया। कंक्लूजन हमारे दोनों के दोनों आई टाइप के स्टेटमेंट है, तो आई टाइप के स्टेटमेंट में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों पे वैल्यू 50 होता है, तो हमने 50 का वैल्यू डाल दिया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे। और स्टेटमेंट हमारा है ए टाइप का स्टेटमेंट है, ए टाइप के स्टेटमेंट में सब्जेक्ट पे वैल्यू 100 होता है, ऑब्जेक्ट पे वैल्यू 50 होता है, तो हमने 100 और 50 का वैल्यू असाइन कर दिया। अब हम आते हैं अपने 150 रूल पे। हमारा 150 रूल कहता क्या है और इससे कंक्लूजन कैसे डिराइव कर सकते हैं, या ये जो कंक्लूजन दो डिराइव हुए हैं इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट में, ये कंक्लूजन सही है कि नहीं ये हमें चेक करना है एज पर 150 रूल। ठीक है, एज पर पॉजिटिव नेगेटिव रूल, बोथ रूल्स के हिसाब से इन कंक्लूजन को हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव नेगेटिव रूल के हिसाब से चेक करेंगे। हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ऑल ए इज बी। ठीक है, ये पॉजिटिव यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट जब पॉजिटिव है तो हम देख रहे हैं कि दोनों का दोनों कंक्लूजन हमारा पॉजिटिव है, यानी कि हमारे पॉजिटिव नेगेटिव रूल को ये पास कर जा रहा है। क्योंकि हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है और कंक्लूजन भी पॉजिटिव है, तो ये हमारे पॉजिटिव नेगेटिव रूल को पास कर गया। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव रूल हमारा ओके हो गया। लेकिन इस कंक्लूजन को सही होने के लिए 150 रूल को भी पास करना पड़ेगा। दोनों रूल को जो स्टेटमेंट पास कर जाएंगे, वही दोनों रूल को जो कंक्लूजन पास कर जाएंगे, वही कंक्लूजन सही कहलाएंगे, वही कंक्लूजन सही होंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव रूल को तो हमारे दोनों कंक्लूजन पास कर गए हैं। अब 150 रूल को पास की नहीं, वो कैसे चेक करें? वो ऐसे चेक करना है हमें कि जो स्टेटमेंट में हमने वैल्यू असाइन किया है 100 और 50, इसको इनकम मान लेना है, इसको इनकम साइड मान लेना है। जो स्टेटमेंट में 100 और 50 का वैल्यू हमने असाइन किया है, इसको इनकम मान लेना है, और जो कंक्लूजन्स में हमने वैल्यू असाइन की है उसको एक्सपेंडिचर मान के चलना है। ये हमेशा करना है। जो भी स्टेटमेंट में हम लोग वैल्यूज असाइन करेंगे उसको इनकम मान के चलना है, और जो भी कंक्लूजन में हम लोग वैल्यू असाइन करेंगे उसको एक्सपेंडिचर मान के चलना है। ये हम हमेशा करेंगे। ठीक है बच्चों,
ये विदाउट फेल ये हम हमेशा करेंगे, ऐसा ही करेंगे, 150 रूल को ऐसे ही अप्लाई करेंगे। जो स्टेटमेंट में हमने वैल्यू असाइन कर लिया है उसको इनकम मान लेंगे, और जो हमने कंक्लूजन में जो वैल्यू असाइन किया है उसको हम एक्सपेंडिचर मान के चलेंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे ही करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, ए पे इनकम कितना है 100, ए पे इनकम 100 है तो एक्सपेंस 50 कर ही सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अगर मेरे जेब में 100 रुपये हैं तो मैं इजीली 50 रुपीज़ खर्च कर सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई शक नहीं है इसमें। अगर मेरे पास 100 रुपये हैं तो मैं इजीली 50 रुपीज़ खर्च कर सकता हूँ। इनकम अगर 100 है तो एक्सपेंडिचर मैं 50 कर सकता हूँ। ए पे इनकम 100 है तो एक्सपेंडिचर ए यहाँ पे 50 कर सकता है। बी पे इनकम 50 है तो बी एक्सपेंडिचर 50 कर सकता है। अगर मेरे पास 50 रुपये पड़े हैं मेरे जेब में तो मैं इजीली 50 रुपये खर्च कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर के हिसाब से ये ठीक है। अगर 100 रुपीज़ इनकम है तो 50 खर्च किया यहाँ पे, यहाँ 50 रुपीज़ इनकम है तो यहाँ पे 50 खर्च किया। तो ये जो हमारा कंक्लूजन 1 है ये 150 रूल को भी पास कर गया। पॉजिटिव नेगेटिव रूल को तो पास कर ही गया जैसे कि हमने डिस्कस किया, और ये 150 रूल को भी पास कर दिया, क्योंकि जितना इनकम है उससे कम ही एक्सपेंडिचर या उसके बराबर एक्सपेंडिचर हो रहा है, उससे ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो ये हमारा कंक्लूजन बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे दोनों रूल को पास कर गया, पॉजिटिव नेगेटिव रूल को भी पास कर गया और 150 रूल को भी पास कर गया। तो ये हमारा कंक्लूजन C1 बिल्कुल सही है। अब हम चेक करेंगे C2 को, C2 सही है कि नहीं। C2 जैसा कि हमने डिस्कस किया पॉजिटिव नेगेटिव रूल को पास कर रहा है, क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसका कंक्लूजन भी पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव नहीं है, कंक्लूजन पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव नेगेटिव रूल को C2 पास कर गया। अब 150 रूल को पास कर रहा है या नहीं C2, ये हम चेक करेंगे। बी पे हम देख रहे हैं इनकम 50 है, स्टेटमेंट में इनकम होता है, स्टेटमेंट में इनकम होता है, और बी पे इनकम 50 है और यहाँ पे एक्सपेंडिचर बी पे 50 हो रहा है, तो बिल्कुल ठीक है। अगर बी के पास इनकम 50 है तो एक्सपेंडिचर 50 कर ही सकता है। ठीक है, एक्सक्यूज मी। ए पे हम देख रहे हैं कि इनकम 100 है तो एक्सपेंडिचर 50 कर रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। अगर इनकम 100 है तो एक्सपेंडिचर 50 कर ही सकते हैं। तो यानी कि जो स्टेटमेंट जो कंक्लूजन 2 है ये भी 150 रूल को पास कर गया। पॉजिटिव नेगेटिव रूल को तो हमने पहले ही देखा है कि पास कर चुका है। अब हम देख रहे हैं कि ये 150 रूल को भी पास कर गया, दोनों रूल्स को पास कर गया। क्योंकि दोनों रूल को पास कर गया है इसका मतलब ये कंक्लूजन बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये कंक्लूजन बिल्कुल सही है। अब इसी स्टेटमेंट के हम कुछ और कंक्लूजन्स भी देखेंगे। हम दो कंक्लूजन्स को और चेक करना है, C3 और C4। C3 में हम देख रहे हैं जो कंक्लूजन है ऑल बी इज ए। ऑल बी इज ए टाइप का स्टेटमेंट है, ए टाइप का स्टेटमेंट है। बी पे वैल्यू 100 होगा और ए पे वैल्यू 50 होगा, एक्सक्यूज मी सॉरी, बी पे वैल्यू 100 होगा और ए पे वैल्यू 50 होगा। ठीक है, और जो फोर्थ कंक्लूजन है सम ए इज नॉट बी, ये ओ टाइप का स्टेटमेंट है। इसमें सब्जेक्ट पे वैल्यू 50 होगा और ऑब्जेक्ट पे वैल्यू 100 होगा। तो सबसे पहले हम C3 को चेक करेंगे कि C3 सही है गलत, उसके बाद हम C4 पे चेक करेंगे C4 सही है गलत। तो C3 को चेक करने के लिए सबसे पहले हम पॉजिटिव नेगेटिव रूल देखेंगे। तो C3 पॉजिटिव नेगेटिव रूल को पास कर रहा है, क्योंकि ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है ऑल ए इज बी और कंक्लूजन भी पॉजिटिव है ऑल बी इज ए, तो पॉजिटिव नेगेटिव रूल को पास कर गया। अब हम चेक करेंगे 150 रूल को पास कर पा रहा है या नहीं पास कर पा रहा है। हम यहां देख रहे हैं कि बी पे इनकम है 50, स्टेटमेंट में इनकम होता है जैसे मैंने आपको बताया, तो बी पे इनकम है 50, लेकिन बी पे C3 में एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है, कंक्लूजन 3 में एक्सपेंडिचर 100 कर रहा है। इनकम हम देख रहे हैं 50 है, एक्सपेंडिचर 100 कर रहा है, तो क्या ये एक्सेप्टेबल है, हो सकता है। अगर मेरी इनकम 50 रुपए है तो मैं क्या 100 रुपए खर्च कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। मेरे जेब में 50 रुपए हैं तो मैं क्या 100 रुपए खर्च कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ खर्च। ठीक है, इसीलिए हमारे 150 रूल को वायलेट कर रहा है। C3 जो है कंक्लूजन 3 जो है पॉजिटिव नेगेटिव रूल को तो पास कर गया, लेकिन ये 150 रूल को वायलेट कर रहा है, जो कि हम देख रहे हैं। इसीलिए ये एक रूल को पास कर गया, दूसरे रूल को वायलेट कर रहा है, इसीलिए कभी सही नहीं हो सकता है ये कंक्लूजन, क्योंकि ये हमारे 150 रूल को वायलेट कर रहा है। सी पे इनकम 50 है, एक्सपेंडिचर 100 कर रहा है, इसीलिए ये कंक्लूजन गलत हो गया।
कंक्लूजन 3 C3 गलत हो गया। ठीक है क्यों गलत हो गया? क्योंकि हमारे 150 रूल को वायलेट कर रहा है। सही होने के लिए दोनों रूल को, पॉजिटिव नेगेटिव रूल, 150 रूल, दोनों को पास करना जरूरी है। अब हम आते हैं C4 पे, सम A इज नॉट B। ये ओ टाइप का स्टेटमेंट है। इसमें ऑब्जेक्ट पे वैल्यू 50 है और सब्जेक्ट पे वैल्यू 50 है और ऑब्जेक्ट पे वैल्यू 100 है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये हमारे दोनों रूल्स को पास कर रहा है कि नहीं। अगर दोनों रूल को पास कर गया तो ये सही होगा, नहीं पास किया तो गलत होगा। हम देख रहे हैं कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है हमारा, लेकिन ये जो कंक्लूजन है हमारा C4 सम A इज नॉट B, ये नेगेटिव कंक्लूजन है क्योंकि नॉट का इस्तेमाल किया है। चूंकि नॉट का इस्तेमाल किया है तो नेगेटिव कंक्लूजन है, तो ये हमारे पॉजिटिव नेगेटिव रूल को वायलेट कर रहा है। क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव नेगेटिव रूल के हिसाब से कि जब हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो हमारा कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना ही चाहिए, और जब हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव होगा तो हमारा कंक्लूजन भी नेगेटिव होना ही चाहिए। ठीक है, हमारा यहाँ स्टेटमेंट पॉजिटिव है लेकिन C4 कंक्लूजन जो है हमारा वो नेगेटिव है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट का कभी नेगेटिव कंक्लूजन हो नहीं सकता है। तो ये हमारे पॉजिटिव नेगेटिव रूल को वायलेट कर रहा है। तो हमें आगे बढ़ना ही नहीं, 150 रूल हमें चेक करना ही नहीं कि 150 रूल को ये पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो हमें नहीं चेक करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव रूल के हिसाब से हमने देखा उसको ये वायलेट कर रहा है, इसीलिए कंक्लूजन गलत हो गया। इसीलिए कंक्लूजन गलत हो गया। C3 इसलिए गलत हुआ था क्योंकि 150 रूल को वायलेट कर रहा था। C4 इसलिए गलत हुआ क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव रूल को वायलेट कर रहा है। तो बच्चों हमने एक स्टेटमेंट लिया था और उसके 4 कंक्लूजन्स लिए थे। हमने देखा है कि किस केस में कंक्लूजन सही होता है, किस केस में कंक्लूजन गलत हो सकता है। चारों कंक्लूजन के एग्जाम्पल से हमने समझ लिया है। ठीक है, हम एक और एग्जाम्पल लेंगे बच्चों डायरेक्ट कंक्लूजन को समझने के लिए। बच्चों हम देख सकते हैं कि मैंने एक ई टाइप का स्टेटमेंट लिया है, कि यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट लिया है, ई टाइप का स्टेटमेंट लिया है मैंने एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, और 4 कंक्लूजन है C1 C2 C3 C4। हर एक कंक्लूजन को हम 1 बाय 1 जज करेंगे कि ये कंक्लूजन सही है या गलत है। कैसे जज करेंगे? हम देखेंगे कि जो हमारे रूल हैं पॉजिटिव नेगेटिव रूल और 150 रूल, इसको पास कर रहे हैं कि नहीं ये कंक्लूजन। अगर इनका ये कंक्लूजन इन दोनों रूल्स को पास कर गए तो ये बिल्कुल सही कंक्लूजन है। और अगर एक रूल को भी वायलेट करता है तो ये गलत कंक्लूजन हो गए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं C1 से। सबसे पहले स्टेटमेंट हमारा क्या है? नो A इज B। हमें पता है ई टाइप के स्टेटमेंट में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों पे हम 100 का वैल्यू असाइन करते हैं। ई टाइप के स्टेटमेंट में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों पे हम 100 का वैल्यू असाइन करते हैं, और स्टेटमेंट में जो हम वैल्यू असाइन करते हैं उसको हम इनकम मान के चलते हैं। स्टेटमेंट में जो हम वैल्यू असाइन करते हैं उसको हम इनकम मान के चलते हैं, और कंक्लूजन में जो हम वैल्यू असाइन करते हैं उसको हम एक्सपेंडिचर मान के चलते हैं। ठीक है, तो हमने नो A इज B पे 100 और 100 दोनों का वैल्यू लगा दिया है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों पे। C1 में कंक्लूजन 1 में जो कि आई टाइप का स्टेटमेंट है, सम A इज B
ए पे हमने 50 का वैल्यू लगाया है एज पर हमारा 150 रूल के हिसाब से। बी पे हमने 50 का वैल्यू लगाया है, ठीक है, क्योंकि आई टाइप के स्टेटमेंट में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों पे हम 50 का वैल्यू असाइन करते हैं। कंक्लूजन 2 में जो कि ओ टाइप का स्टेटमेंट है, सब्जेक्ट पे हमने 50 का वैल्यू लगाया है और ऑब्जेक्ट पे हम 100 का वैल्यू लगाया है। कंक्लूजन 3 में जो कि ई टाइप का स्टेटमेंट है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों पे हमने 100 का वैल्यू लगाया है एज पर 150 रूल। और C4 जो कि ओ टाइप का स्टेटमेंट है, उसमें हमने सब्जेक्ट पे 50 और ऑब्जेक्ट पे 100 का वैल्यू लगाया है, ठीक है। जो कंक्लूजन्स में हमने वैल्यू लगाया है इसको हम एक्सपेंडिचर मान के चलते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट में जो वैल्यूज है उसको इनकम मान के चलते हैं, कंक्लूजन्स में जो वैल्यू है उसको हम एक्सपेंडिचर मान के चलते हैं। तो सबसे पहले हम C1 कंक्लूजन 1 चेक करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव रूल सबसे पहले हम चेक करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव है, तो एज पर पॉजिटिव नेगेटिव रूल हमें पता है कि नेगेटिव स्टेटमेंट का सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव कंक्लूजन हो सकता है। नेगेटिव स्टेटमेंट का कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन हो नहीं सकता है। तो ये हमारा सिरे से इसको हम गलत कर देंगे, क्योंकि ये हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है बट कंक्लूजन ये पॉजिटिव दिया हुआ है, कंक्लूजन ये पॉजिटिव दिया हुआ है, इसलिए इसको आगे हम 150 रूल के लिए चेक करेंगे ही नहीं, इसको सीधे हम गलत कर देंगे, ये गलत है, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट का पॉजिटिव कंक्लूजन हो नहीं सकता है। अब हमारा कंक्लूजन 2 को हम चेक करते हैं। नेगेटिव स्टेटमेंट है, कंक्लूजन हमारा भी नेगेटिव है, सम ए इज नॉट बी, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव रूल को ये पास कर गया है। स्टेटमेंट नेगेटिव है, कंक्लूजन भी हमारा नेगेटिव है, सम ए इज नॉट बी, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव रूल को ये पास कर गया है, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे 150 रूल। ए पे इनकम 100 है तो एक्सपेंस हम 50 इजीली कर सकते हैं, अगर इनकम हमारा 100 है तो 50 हम एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। बी पे इनकम 100 है, इनकम अगर 100 है तो एक्सपेंडिचर हम 100 कर ही सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये हमारे पॉजिटिव नेगेटिव रूल को भी सेटिस्फाई कर रहा है कंक्लूजन 2, और हमारे 150 रूल को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए ये करेक्ट है। इसीलिए कंक्लूजन 2 हमारा करेक्ट है, क्योंकि हमारे दोनों रूल्स को ये सेटिस्फाई कर रहा है। हम आते हैं अब कंक्लूजन 3 पे, नो बी इज ए। स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव है, बिल्कुल सही है, पॉजिटिव नेगेटिव रूल को ये पास कर गया। अब हम चेक करेंगे 150 रूल। ए पे इनकम है 100 तो एक्सपेंस भी ए पे 100 कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। बी पे इनकम 100 है तो एक्सपेंस भी बी पे 100 कर रहा है, ये भी बिल्कुल ठीक है, अगर इनकम 100 है तो एक्सपेंस 100 कर ही सकते हैं। तो ये 150 रूल को भी पास कर रहा है और पॉजिटिव नेगेटिव रूल को भी पास कर रहा है, इसीलिए ये बिल्कुल करेक्ट है। अब हम आते हैं कंक्लूजन 4 पे, सम बी इज नॉट ए। ये ओ टाइप का स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी हमारा नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव रूल को ये पास कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। 150 रूल को अब चेक करना है। बी पे इनकम 100 है तो हम एक्सपेंस 50 कर रहे हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है, अगर इनकम 100 होगा तो एक्सपेंस 50 हम कर ही सकते हैं। ए पे इनकम 100 है तो एक्सपेंस हम 100 कर रहे हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है, अगर इनकम हमारा 100 है तो एक्सपेंस हम 100 कर ही सकते हैं। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव रूल और 150 रूल दोनों को पास कर रहा है, इसीलिए ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो हम देख रहे हैं कि हमने एक और स्टेटमेंट चेक किया, नो ए इज बी, और 4 कंक्लूजन्स थे, इन चारों को हमने चेक किया, ठीक है। ये चारों बिल्कुल, चारों में से 3 सही थे और एक गलत निकला है। तो बच्चों ये था डायरेक्ट कंक्लूजन्स, ठीक है। तो आज की सिलोगिज्म क्लास का मैंने बस ब्रीफ दे दिया है, सिलोगिज्म क्या होता है इंट्रोडक्शन दे दिया है मैंने, डायरेक्ट कंक्लूजन्स क्या होता है उसका एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझा दिया है। अब बच्चों आज की क्लास में इतना यहीं पे ख़त्म करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं इनडायरेक्ट कंक्लूजन सिखाऊंगा आपको और आगे बढ़ेंगे थोड़ा इस चैप्टर में। तो उसके लिए तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।